हेलो एवरीवन। आज के एमपी हाई कोर्ट के इस लेक्चर में हम लोग आपके सामने जो क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका जो एग्ज़ाम होगा हाई कोर्ट का वो जो कि 22 फरवरी को है, उसी के पैटर्न पे होगा। तो आज हम लोग आपके साथ मैथ्स रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने एमपी हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 3 और साई ग्रेड 3 की हमारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाके करा लीजिए, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ हमारा जो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट के साथ साथ हमारा एक मंजिल बैच चल रहा है, जो कि आपके बाकी के जो एमपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हमने आपके लिए बनाया है, जिसमें वीडियो क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव हैं, कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं जो कि आप डाउनलोड करके उनको रिवीजन की तरह पढ़ सकते हैं, लाइव डिस्कशन है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन है, टॉपिक वाइज क्विज है, मॉक टेस्ट है, ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे मंजिल बैच में मिलेंगी। अब हम लोग जो है आपके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो हमने आपके साथ सीरीज स्टार्ट की है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग लेके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि रीजनिंग का है कि अगर a बराबर 5 है, b बराबर 6 है, c बराबर 7 है, d बराबर 8 है, तो 17, 19, 20, 9, 8 से कौन सा शब्द बनेगा जो आपके ऑप्शन में है। तो देखिए यहां पर अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है सीरीज का, हमें पता है कि अगर अल्फाबेट हमारे ए से लेकर जेड तक होते हैं, ए अगर हमारा 1 होता है, बी हमारा 2 होता है, तो आखिरी में जो जेड होता है वो हमारा कितना होता है 26। पर यहां पर दे रखा है कि ए बराबर 5 है, यानी आपके हर एक एक अल्फाबेट जो कि गिवन है उसकी वैल्यू 4 बढ़ा दी है। ठीक है, तो एक देखो ए की वैल्यू 1 होती है क्योंकि ए पहला अल्फाबेट होता है, बी दूसरा होता है, सी तीसरा होता है। पर यहां पर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि आपके जो अल्फाबेट हैं उनका +4 करते हुए चले गए हैं। तो अगर यहां पर देखें, अगर हम लोग यहां पर देखें तो 17 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4 माइनस करके 13 बचेगा। 19 में से 4 माइनस करिए, कितना बचेगा हमारा 15 बचेगा। 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 8 में से 4 माइनस करेंगे अगेन हमारा 4 बचेगा। तो इस तरह से हमारी पूरी ये अल्फाबेट आ गए। अब देखिए 13 पे कौन सा अल्फाबेट होता है, 13वें नंबर पर एम होता है। देन 15 पे कौन सा होता है, ओ होता है। 16 पे कौन सा होता है, पी होता है। 5 पर कौन सा होता है, ई होता है। और आखिरी में 4 पे कौन सा होता है, डी होता है। तो ये हो गया MOPED। क्या हो गया, MOPED, मोपेड हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका बी आ गया। इस तरह से बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका तो करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट है ए, अजीत वहां से 14 मीटर वेस्ट में जाता है, यानी पश्चिम की ओर जाता है। अब फिर वो अपने सीधे हाथ पे मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। उसके बाद वो अपने उल्टे हाथ पर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। अब वो अपने उल्टे हाथ से दोबारा से उल्टे हाथ में मुड़ता है, 14 मीटर चलता है और अपने ई पॉइंट पर जाता है। तो आपको बताना है कि ए और ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपको ये बताना है। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन आपके लिए लेकर करता हूं। तो देखिए हमारा एक पॉइंट है ए से 14 मीटर हम लोग चले वेस्ट की तरफ। ठीक है, चलिए भाई 14 मीटर चल गए। अब यहां से हम लोग कहां मुड़ेंगे, अपने सीधे हाथ की तरफ। तो सीधा हाथ कौन सा आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो सीधे हाथ पे कितना चलेंगे, अगेन हम लोग जो है 14 मीटर चलेंगे। चलिए हम लोग 14 मीटर चलते हैं। अब यहां से हम लोग अपने उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो कौन सा हो जाएंगे, तो 10 मीटर फिर चलेंगे तो हम यहां पे पहुंचेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर से 14 मीटर चलेंगे और अपने उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे, तो यहां पर हम लोग ई पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने चला। तो अब देखिए आपको बताना है ए और ई का डिस्टेंस क्या है, ए और ई का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए ए से लेकर यहां पे अगर हम लोग देखें, अगर मैं इसको लिखूं BCD, तो ए से ई निकालना है आपको।
ए से ई निकालना है तो देखिए सी डी बराबर ई बी है, तो ये भी बी ई बी 10 मीटर हो जाएगा। तो आपको ए ई निकालना है, तो ए ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ई। ए बी का डिस्टेंस आपका 14 मीटर, बी का आपका 10 मीटर, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 24 मीटर। तो 24 मीटर आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से मार्क कर दो, डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके सामने एक सीरीज का क्वेश्चन है। देखो सीरीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है इनकी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीरीज के क्वेश्चन मैथमेटिकल भी करेंगे, साथ में अल्फाबेट वाले भी करेंगे। तो पहला अल्फाबेट आपका वर्ड बनता है, पहला है 1, फिर 6, 15, 28, 45 और उसके बाद क्या आएगा आपको ये बनाना है, ठीक है। अब देखो 1 से लेकर 6, मैं एक बार बताता हूं आपको। 1 है पहले, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर 28 है, फिर 45 है, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 6 में कितना अंतर है, 5 का। 6 से लेकर 15 में कितना अंतर है, 9 का। 15 से लेकर 28 में कितना अंतर है, 13 का। 28 से 45 में कितना अंतर है, 17 का। तो देखिए अंतर हमारा 4 अंतर बढ़ रहा है। पहले 5 था, फिर 9 था, फिर 13 था, फिर 17 था। अब कौन सा अंतर आएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 45 में 21 जोड़िए, 45 में 21 जोड़िए, कितना बनता है, 66 बनता है, 66। तो करेक्ट आंसर आपका 66 होगा, 66। ओके, तो मार्क कर दो फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। ये मैंने समझा भी दिया है आपको, यहां पे लिख भी दिया आपके लिए। तो करेक्ट आंसर आपका पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है, यानी सीरीज दे रखी है, एबीडी, डीजीके, एचएमएस, एमटीबी, ठीक है, तो क्या से बढ़ेगा। तो देखिए यहां पे देखिए ए बी डी, चलिए यहां से फिर आता है नीचे हमारा डी जी के, फिर आता है एच एम एस, फिर एम टी बी। तो ए से डी गए हम लोग। दो देखिए मैं इनका आपको पूरा अल्फाबेट देता हूं। ए से डी गए, तो ए से डी तो कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आया, ठीक है। बी से जी गए हम लोग, आप चाहो तो इसके अंतर से कर सकते हो या फिर इसके साथ साथ भी कर सकते हो, जैसे ए फर्स्ट, बी 2, फिर 3, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह से आप यहां से कोई सा भी अंतर लगा सकते हो। वैसे तो डी से एच गए तो 3 का अंतर आ गया, डी से एच का 3 का अंतर आ गया, एच से एम का फिर से हमारा अंतर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। 4 का आ जाएगा, ऐसे 5 का आ जाएगा, इस तरह से जो है अंतर बढ़ते रहेंगे। तो अब देखिए इसमें कैसे करा हमने, तो ए से डी पे +3, डी से एच में +4, एच से एम तक +5, एम से, देखो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये जैसे अंतर है ये हमारा कि ए से, देखिए ए से डी गए तो +3 बढ़ गया, यानी 3 अल्फाबेट हमने आगे शिफ्ट कर दिया। डी से एच गए तो +4 फिर से शिफ्ट कर दिया। एच से एम गए तो 5 कर दिया। अब एम से क्या करेंगे, 6 अल्फाबेट बढ़ा देंगे, तो 6 अल्फाबेट बढ़ाओगे तो क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। बी से जी गए तो +5, जी से एम गए, जी से एम गए तो 6 +6, एम से टी गए तो +7 और टी से +8 जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो ये बी आ जाएगा। क्योंकि देखो अब बोलेंगे सर टी से बाद में बी कैसे आ गए, वहां तो जेड से तो अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं। तो देखिए बेटा जब जेड पे खत्म हो जाते हैं तो उसके आगे हम लोग फिर से ए और बी काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से डी से के गए 7, के से एस गए 8, एस से बी गए 9 और 9 से बी से अगेन 10 जाएंगे तो हमारा एल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एस बी एल, एस बी एल, इस तरह से आ जाएगा और करेक्ट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा। तो मार्क कर दो जल्दी से सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस का है। एक डाकिया जो है 20 मीटर स्ट्रेट चलता है अपने ऑफिस से, यानी कहीं उसका एक ऑफिस है, ऑफिस से उसके बाद वो सीधे हाथ पे मुड़ जाता है, सीधे हाथ पे मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, उसके बाद वो राइट मुड़ता है, 20 मीटर चलता है और उसके बाद वो फिर से राइट मुड़ता है
और 70 मीटर चलता है। अब वो अपने ऑफिस से कितना दूर आ चुका है? तो देखिए इस तरह के सवाल जो होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाइए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक इस तरह से पैटर्न से करेंगे। मान लो वो अपने ऑफिस पर है, वो अपने ऑफिस पे है, ऑफिस से वो 20 मीटर स्ट्रेट चलता है, सीधा कहीं भी चल सकता है। तो मान लो 20 यहां चलता है, ये उसका ऑफिस है, ये अपना ऑफिस है। उसके बाद वो राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है यानी यहां से राइट मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। चलिए भाई 10 मीटर चल गए। उसके बाद दोबारा से वो लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, चलिए लेफ्ट चल गया, वो 10 मीटर फिर से चल गया। इसके बाद वो यहां से राइट मुड़ेगा और कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। चलिए यहां से हम लोग 20 मीटर फिर से चल गए। अब उसके बाद वो कहां चलेगा? अपने राइट मुड़ेगा, राइट, और राइट पे चलेगा कितना? 70। तो देखिए 20 10 30 तो ये हो गया, इसके बाद 70 चलेगा, ऐसे करके इस तरह से 70 चल गया। ठीक है, अब यहां पर वो पॉइंट पे पहुंच गया, यहां पर पॉइंट पे पहुंच गया, ये डिस्टेंस हमारा 70 है। अब हमें बताना है कि वो अपने ऑफिस से कितना दूर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, बड़ा वाला स्ट्रेट वाला, जैसे ए से बी कितना हो गया? ए से बी जितना भी होगा, ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, तो ए से बी कितना हो गया? 30 हो गया, 30 हो गया। अब देखिए यहां पे मैं डी मान लेता हूं, बी से डी कितना पहुंचा है? बी से डी जो भी है वो बी से डी जो है, एक तो 20 मीटर और 10 मीटर इसके बराबर हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ई, बी ई कितना हो जाएगा? तो अगर मैं 70 में से 30 माइनस कर दूं, देखो पूरा पूरी की पूरी जो है ई से लेकर डी तक, ई से लेकर डी तक जो है 70 है। ठीक है, अब बी से ई कितना हो जाएगा हमारा? 70 माइनस 30 यानी 40 हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा ये हमें निकालना ए तो ए में पाइथागोरस लगा दो, ए का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर। कैसे पता? देखो पाइथागोरस लगता है सीधा, तो कैसे लग जाएगा? 1600 प्लस 30 का 900, तो ये कितना हो जाएगा? 2500। और 2500 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट होता है ए, तो ये हो जाएगा 50। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 50। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, मार्क कर दीजिए। तो ये इस तरह से है, ये मैंने पूरा बना भी दिया आपके लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा, ये 20 हो गया, ये 20 है, ये 10 है, तो ये पूरा डिस्टेंस जो 30 हो जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक का। ये अगर 20 है और ये 10 है तो ये 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाइथागोरस लगा के इसके आंसर को लेके आ सकते हैं। 50 मीटर आपका करेक्ट आंसर है, मार्क कर दो फर्स्ट को, करेक्ट आंसर को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा सवाल है ये। यहां पे दिया गया है कि एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है, और टूर्नामेंट भी कैसा है? क्रिकेट का। क्रिकेट के टूर्नामेंट में 45 मैच होते हैं। ठीक है, हर टीम दूसरी टीम से खेलती है। अब आपको बताना है कि अगर पूरे मैच 45 हुए हैं, अगर पूरे मैच 45 हुए हैं तो इस टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने भाग लिया था। बहुत सही सवाल है कि अगर हमारे पास जो है इस तरह से सवाल है कि हमारे पास 45 मैच हुए हैं, यानी अगर हर टीम जो है दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है। देखो इसका वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है इसका ये इस तरह से है, जैसे अगर मान के चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 बराबर 45। अब ये n क्या है? n इसमें है जितनी भी नंबर ऑफ टीम है उनकी वैल्यू है। ठीक है, आप n लिख लो, x लिख लो, a लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहां से अगर देखा जाए तो n इंटू n-1 बराबर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपकी द्विघाती समीकरण बन गई। द्विघाती समीकरण आपने 9वीं 10वीं में बहुत सॉल्व करी होंगी। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n 9n माइनस 90। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 10 प्लस 9 n माइनस 10,
तो n की दो वैल्यू आ गई, एक तो n की वैल्यू आ गई 10 और एक वैल्यू आ गई 9। ठीक है बेटा, तो अब देखियो n की वैल्यू 10 आ गई और एक वैल्यू आ गई -9, तो -9 तो n की वैल्यू आ नहीं सकती, तो करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 10 है। आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो। देखिए इस मेथड में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधा वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। उसमें देखो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हर टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है। जब हर टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इस तरह को, तो इसको मैं फॉर्मूले से बता देता हूं, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी मेथड से करोगे तो आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है tan C2 यानी NC2 यानी, अब NC2 का मतलब ये होता है कि हर टीम के दूसरी टीम के साथ मैच हुआ है। अब जैसे ये ऑप्शन के साथ किया जाएगा, तो ऑप्शन के साथ ऐसा करोगे तो पहले 8 ले लो, 8C2 कर लो, फिर 10C2 कर लो, पर इसमें C को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, जो कि हर बच्चे को नहीं आता, इसलिए मैं इस मेथड से नहीं बताता। ठीक है, जिनके पास 11th-12th में गणित नहीं था वो बच्चे इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप करना चाहते हो तो देख लीजिएगा। 8C2 बराबर होता है 8 × 7/2, तो 28 हो जाएगा। 10 से करते हो तो देखो 10 टीम अगर होंगी तो 45 मैच आएगा। तो दो, देखिए 10 टीम होती है तो 45 मैच आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा 45 तो हमने निकाली, 10 तो हमने निकाल ही दिया है। ठीक, तो पहले वाले मेथड से करो, सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर भी आपको जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आप क्या लगा सकते हैं आपको बताना है। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर देखें तो हमारी जो सीरीज है वो कैसी बन रही है। तो 40 का, अगर देखो 120 को अगर मैं 40 से भाग करता हूं तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक, इन दोनों के बीच में मैं 3 लिख देता हूं। अब मैं अगर 120 को 60 से भाग करता हूं तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक, अब मैं 60 को 180 से भाग करता हूं तो 3 आता है। 180 को मैं 90 से भाग करता हूं तो 2 आता है। अब मैं 90 से किसको भाग करूं जिससे 3 आए, क्योंकि 3 2 3 2, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो यहां पर अगर मैं 90 से भाग करूं तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कितना होगा, x बराबर 270। ठीक है, तो x बराबर यहां पे 270 आ जाएगा, और 270 को जब मैं 135 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही पैटर्न फिर से फॉलो होने लगेगा। देखिए बेटा एक बार फिर से देख लो कि अगर मैं 120 को 40 से भाग करता हूं तो 3 आता है। अगर मैं 120 को 60 से भाग करता हूं तो 2 आता है। अगर मैं 180 को 60 से भाग करूंगा तो 3 आएगा। 180 को 90 से भाग करूंगा तो 2 आएगा। अब मैं 90 से किसको भाग करूं जिससे क्या आए, 3 आए, तो कितना आएगा, 270 हो जाएगा ये। ठीक है, और 270 को अगर मैं 135 से भाग करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी है, बी। मार्क कर दो जल्दी से बी। ठीक है, यही हम लोगों ने किया है। अब ऐसे ही मैंने 120 से 40 को 180 से 60 को 3 करा। अब इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, 270 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, 170 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम लोग 1 से लेकर 45 तक 3 के हम लोग 1 से लेकर 45 तक वो संख्या लिखते हैं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं, और ऐसी संख्या लिखते हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो आपको बताना है कि छठी संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 45 सारी संख्या लिख लो। अब उसमें 3 से कौन कौन सी विभाजित होती है, जैसे 3 विभाजित हो जाएगी, 6, तो 6 जो है वो विषम नंबर नहीं है, वो सम नंबर है। ठीक है, तो 3, 9, 15, आगे बढ़ते रहो क्रम में, 21, 27, 33, फिर 39, फिर 45। ये सारे नंबर हैं जो 1 से लेकर 45 तक हैं और 3 से विभाजित हो जाएंगे। अब इसमें छठा नंबर कौन सा है, तो पहला नंबर ये रहा 3, दूसरा 9, तीसरा 15, चौथा 21, पांचवा 27 और छठा 33। तो 33 हमारा करेक्ट आंसर है। जल्दी से मार्क कर दो 33 और आगे बढ़ो। 33 हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है। अब देखो यहां से मैंने सारे नंबर लिख दिए जो 1 से लेकर 45 से विभाजित हो जाते हैं। अब इसमें सम और विषम दोनों है, जैसे 6 को काट दो, 12 को काट दो, 18 को काट दो, 24 को काट दो, 30 को काट दो, 36 को काट दो और अब 42 को काट दो। ठीक है, सारी नंबर आ जाएंगे और 33 हमारा जो है 6वां स्थान हो जाएगा। अगला सवाल करें। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, एवरेज के ऊपर है। काफी सारे बच्चों के एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आए थे कि सर एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, चलो इनको भी कर लेते हैं। 4 नंबर हैं ए बी सी डी, इन चारों का जो औसत है वो 100 है। इन चारों का जो औसत है वो क्या है, 100 है। अगर C बराबर 70 है, अगर C बराबर 70 है तो बाकी की जो 3 नंबर बचे हैं ए बी डी, उसका औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो अगर 4 नंबरों का औसत यानी ए बी सी डी का जो औसत है वो 100 है, तो औसत बराबर क्या होता है बेटा, चारों को जोड़ो और 4 से भाग कर दो। क्यों 4 से क्यों भाग कर दो, क्योंकि 4 ही संख्या है ए बी सी डी, ये बराबर है 100 के। और अब देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बिल्कुल 400 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 हो जाएगा। 100 को 4 से गुणा कर देंगे 400 आ जाएगा। अब देखो c बराबर 70 है, c बराबर 70 है तो चलिए 70 लिख दो। a b 70 प्लस डी बराबर कितना, 400। अब 70 को वहां ले जाइए दूसरी तरफ, तो a प्लस बी प्लस डी बराबर कितना, 400 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस डी बराबर 30, 330। ठीक है, अब ये बन गया आपका। अब आपको बताना है कि अगर C की संख्या 70 है तो बाकी के जो 3 नंबर हैं ए बी डी, उसका औसत क्या है, उसका औसत क्या है। तो ए बी और डी का जो जोड़ है वो 330 के बराबर है। किसके बराबर है, 330 के बराबर है। अगर हम लोग औसत निकालना चाहते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी है, देखो ए बी डी बराबर 330। अब हमें इसका औसत निकालना है तो 3 नंबरों का औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो सीधे हाथ की तरफ भी 3 से भाग करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस डी बराबर बटे 3 बराबर 110। 110 बन जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा डी। डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डी हमारा 110 जो है करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से मैंने करके आपके सामने रख भी दिया उसको, तो 110 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल करते, 10वां सवाल। अगर एक सर्कल है यानी एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या को अगर हम लोग 50% बढ़ा देंगे, उसके त्रिज्या को 50% बढ़ा देंगे, यानी पहले कुछ था, पहले कुछ रेडियस था, उसको आपने उसके रेडियस को 50% बढ़ा दिया, तो उसके पेरीमीटर यानी परिमाप पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, ये से करने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पहले सोचो, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है, ये सर्कल का फॉर्मूला होता है। सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर। एक बच्चा पूछा था सर ये पाई का मतलब क्या होता है, तो मुझे पाई जो होता है वो होता है 22/7। ठीक है, अब अगर आप रेडियस देखो, अब मान लो आपके पास रेडियस जो था, रेडियस जो है मान लो कुछ है, ऐसा करते हैं हम, रेडियस मान लेते हैं 5 या 5 नहीं, हम लोग मान लेते हैं 10। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई गुणा 10, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 20p हो जाएगा। कितना, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20p आ जाएगा। पाई की वैल्यू मैं रख नहीं रहा। ठीक है, तो 20 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपने रेडियस की वैल्यू 50% बढ़ा दी, यानी नया रेडियस कितना आ गया, 50%। 50% किसका, 10 का बढ़ा दी, तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 10 का 50% कितना होता है, 5 होता है। तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, रेडियस 15 हो जाएगा। ठीक है, देखो सोचो 50% बढ़ा दी किसकी, रेडियस की वैल्यू, तो 10 थी पहले, अब 50% बढ़ा दी। 10 का 50% 5, तो पहले से बढ़कर कितना होगा, 10 प्लस 5 15 हो गया। अब देखो जो नया पेरीमीटर निकल कर आएगा यानी नया परिमाप निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई गुणा 15, तो कितना आ गया, 30 पाई आ गया। ठीक है, अब देखो पहले आपका जो परिमाप था वो 20 पाई था, अब कितना हो गया, 30 पाई हो गया। 30 पाई हो गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10 पाई बढ़ गया। और कितने में बढ़ गया, 20 पाई में बढ़ गया। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, यानी 1/2 बढ़ गया।
1/2 बढ़ गया, यानी 1/2, तो 100 से भी गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अब देखो, अगर यहां पे पेरीमीटर की जगह पर होता एरिया तो क्या करते हैं, देखो करेक्ट आंसर तो मैं निकाल चुका हूं, आपका करेक्ट आंसर तो मैं निकाल चुका हूं, 50% है। अगर यहां पे एरिया होता तो क्या करते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, a + b + a × b / 100, ऐसे लगाते। तो 50 बढ़ गया है, तो लेंथ, तो ये 50, ये भी 50, b भी 50, तो a 50 × 50 / 100, तो कितना हो जाएगा 100 + 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 125, 125% बढ़ जाता, पर यहां पर केवल 50% बढ़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, रीजनिंग का है। अगर मधुमक्खी का संबंध शहद से है, गाय का संबंध दूध से है, तो शिक्षक का संबंध किससे है? बहुत सही सवाल है। ठीक है, मक्खी से हमें, यानी शहद, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, गाय से हमें दूध मिलता है, तो शिक्षक से हमें क्या मिलता है, इंटेलिजेंसी मिलती है, मार्क्स मिलते हैं, लेसन मिलता है, या विजडम मिलती है? विजडम का मतलब होता है सूझबूझ, हमारी सोचने की शक्ति। तो देखो बेटा, लेसन तो किसी किताब से मिल सकता है, नंबर आप सेल्फ स्टडी करके भी ला सकते हो, इंटेलिजेंसी भी बढ़ सकती है, पर आपसे टीचर से मिलता है क्या, विजडम, यानी सोचने की शक्ति, कैसी सूझबूझ है। तो डी करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, 11वें का डी आंसर है। अगला सवाल, अगर हम लोग गालिब को लिखते हैं HBMJZ, तो टाइगर को क्या लिखेंगे? देखो सोचो, गालिब को लिखते हो यानी GALIB को लिखते हो HBMJC, तो कितना बढ़ा, देखो भाई, G से H गया, A से B गया, L से M गया, L से M गया, I से J गया, और B से C गया, तो क्या कर दे, टाइगर क्या हो जाएगा, TIGER। तो T के बाद क्या आता है U, I के बाद क्या आएगा J, G के बाद क्या आएगा H, E के बाद क्या आएगा F, R के बाद क्या आएगा S, तो क्या हो जाएगा UJHFS। तो करेक्ट आंसर आपका A आ जाएगा। मार्क कर दो जल्दी से A और आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया, करेक्ट आंसर A। नेक्स्ट सवाल, श्रृंखला है, पूरी करनी है, 56 के बाद क्या आएगा, क्या बताना है आपको, यानी 2 से 6 बढ़ा, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, 30 से 42, 42 से 56, 56 के बाद क्या आएगा, तो देखो अंतर देख लो पहले, 2 से 4, 4 का अंतर, 6 से 12, 6 का अंतर, 12 से 8, 8 का अंतर, 20 से 30, 10 का अंतर, 30 से 42, 12 का अंतर, 42 से 56, 14 का अंतर। अब जो भी बनेगा उसमें कितना का अंतर, 16 का अंतर, तो 56 + 16, 56 + 16 कितना हो गया, 72 हो गया। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, सी। करेक्ट आंसर आपका सी है, तो मार्क कर दो सी और आगे बढ़ो। तो करेक्ट आंसर आपका 56 + 16 72 है, सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अब इसमें बेटा आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपको इसमें गलत नंबर निकालना है, गलत संख्या कौन सी है। तो 125 से 127 बना, 127 से 130 बना, 130 से 135 बना, 135 के बाद 142, 142 से 153, 153 से 165। तो देखो 125 और 127 में कितने का अंतर है, 2 का। 127 से 130 में कितने का अंतर है, 3 का। 130 से 135 में कितना अंतर है, 5 का। 135 से 142 में कितना अंतर है, 7 का। 142 से 153 में कितना अंतर है, कितने का अंतर है, ये है 11 का। अब 153 से 165 में कितने का अंतर है, 12 का। देखो अब गलत निकालनी है, तो देखो 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11, ये सारी संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं इनको, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी से भी विभाजित नहीं होते। अब 12 नंबर जो है, 12वां जो है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, और यहां पे 12 की जगह पे क्या होना चाहिए, यहां पे 13 होना चाहिए था। ठीक है, तो 153 + 13 क्या आता, ये आता आपका 166। तो यहां पर 166 आना चाहिए था, 165 की जगह पर 166 आना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि डी जो है वो गलत है, 165 जो है ये गलत संख्या है। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये कहता है कि इनमें आपस में क्या संबंध है, यानी के टी
के का मतलब अगर 11 है, टी का मतलब 20 है, तो जे और आर का मतलब क्या है? देखो अल्फाबेट की आपको एक तो सारी की सारी नंबर पता होनी चाहिए कि ए जो है पहले नंबर पे आता है, बी आपका सी नंबर दूसरे नंबर पे आता है, सी आपका तीसरे नंबर पे आता है, डी आपका चौथे नंबर पे आता है, इसी तरह से एफ आपका छठे नंबर पे आता है। तो इसी तरह से आपको सारे अल्फाबेट के नंबर होने चाहिए, याद होने चाहिए। जे का नंबर होता है 10वां और आर का मतलब होता है कितना, 18। तो 10/18, तो ये होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी है। ठीक, कोई तरीका नहीं, कोई सिंपल मेथड लगा दिया, 10वें का जो 15वें का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो बेटा आज का सवाल जो आज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। काफी सारे क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन किए। मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं लेके आया था, इंग्लिश के क्वेश्चन में आज लेके नहीं आया था क्योंकि काफी सारे बच्चों को परेशानी हो रही थी, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं हो रहे। आज रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल लाइक करिएगा, ठोक के करिएगा लाइक। इसके अलावा हमारी जिन्होंने हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो भैया टेस्ट सीरीज को भी ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें, आपके पेपर से रिलेटेड कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। और इसी तरह से अगर कोई परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ही आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सो थैंक यू।